तो आवाज आ रहा है? हेलो। यस सर, आवाज आ रहा है। देखिए हम लोग सुक्रोज पढ़ रहे थे। इसी पे हम लोग आज ध्यान देंगे। सुक्रोज पे हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो सुक्रोज पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि ये बना क्या होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूकोज एंड एक बीटा डी फ्रक्टोज का ये बना होता है। ठीक है, हमने आपको कहा था कि सुक्रोज में ना एक बात क्या आता है, सुक्रोज का 2-3 नाम है जी। एक है कैन शुगर, आप लोग सब जानते हैं, घर में जो चीनी खाते हैं वो यही रहता है। और दूसरा इसका नाम क्या है सर आपको? इसको हम लोग कैन शुगर, टेबल शुगर, या इसी का एक और नाम क्या है सर आपको? इन्वर्टेड शुगर कहते हैं। अभी आप लोग को ये दोनों का तो हिंदी है मतलब से समझ में आ गया क्यों कह रहे हैं, पर ये इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, इसी पे लास्ट क्लास का डिबेट था जी। पहले हमने आपको सुक्रोज बनाना सिखाया था कल कि सुक्रोज बनता कैसे है। तो सुक्रोज बनाने के लिए आपने कहा था एक अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे, एक अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा में OH नीचे होता है, पहला नंबर के कार्बन का OH नीचे, आवाज यहाँ पे कम आ OH रहा है ऊपर। आवाज कम आ रहा है? सही है सर, सही है। रुक जा देख लेते हैं। इधर पीछे आ जाओ जी। लग तो वही रहा, बहुत हाई है। चला दीजिए। देखो तो आवाज ठीक है अब? यस सर। हेलो नित्यानंद, यस सर, आवाज ठीक आ है। रहा है? तो हम बता रहे थे कि आपको अल्फा डी ग्लूकोज है ये, इसमें CH2OH देख रहे हैं। हमने उस दिन कहा था जबरदस्ती हम अपने तरीके से बनाए थे, फ्रुक्टोज को यहाँ लिखे थे, यहाँ नहीं लिख करके यहाँ पे फ्रुक्टोज लिखे थे। और फ्रुक्टोज में OH ऊपर होगा क्योंकि बीटा है ये, OH ऊपर होगा, CH2OH नीचे है। इसमें आपको यहाँ पे OH ऊपर होता है, उसके बाद OH यहाँ पे क्या होगा नीचे, यहाँ पे आपको CH2OH होता है और H होता है जी। यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, आप सब जानते हैं फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ कार्बन नंबर 1 अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। इसका H, इसका OH पानी बना के निकल देगा। और जब ये पानी बना के निकल देगा सर, ठीक है, तो इसमें एक ऑक्सीजन को एक बॉन्ड की कमी है, और एक कार्बन को भी बॉन्ड की कमी है। कार्बन का बॉन्ड देखिए 1 2 3 ही है, और यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन को भी एक आपको कमी है जी। ये दोनों शेयर कर लेगा, शेयर करके ऐसे आपको बॉन्ड बना लेगा जी। ठीक है, समझ में आ रहा है जी सबको क्या बोल रहे हैं? इस बॉन्ड का नाम क्या है आपको? 1 है ना, 1 2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से बुलाते हैं जी। मुद्दा ये भी था कि अगर आपको अल्डिहाइड और कीटोन अपने अपने बिजी हो गया ये, तो ये रिड्यूसिंग नहीं कर पाएगा जी। ठीक है, देखो इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 2 एक दूसरे में बिजी है जी। बिजी होने के कारण क्या होगा सर, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग आपको क्या कहते हैं सर? आपको नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से बुलाते हैं। याद कीजिए आप लोग माल्टोज और लैक्टोज जब पढ़ रहे थे, तो माल्टोज और लैक्टोज क्या था आपको? रिड्यूसिंग शुगर था। पर ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। व्हाई? बिकॉज 1 नंबर कार्बन विच रिप्रेजेंट अल्डिहाइड और 2 नंबर कार्बन विच रिप्रेजेंट कीटोन, बोथ आर बिजी टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे में बॉन्ड बना के अपने आप को इंगेज कर लिया है। इस वजह से सर ये सामने में आए हुए कॉपर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। कॉपर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, इसलिए सर इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। हो गया, ये टॉपिक समझा दिए हम आपको। नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं ये आप लोग समझ ना। नेचर में ऐसे ही मिलेगा? नहीं, नेचर में ऐसे नहीं मिलेगा। नेचर में लाइन बाय लाइन होगा ना, इससे ये तो हम लैब में बनाए हैं ऐसे करके, लेकिन हम ऐसे भी सीधा भी बना सकते हैं जी। ठीक है, जा रहा है जी बात समझ में? इसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, सबको याद हो गया। अब हम देखिए इसी चीज को फिर से बना रहे हैं, लेकिन एक बार कोई लड़का का ये लाइन, ये आपको विश है कि सर आप एक ही लाइन में क्यों नहीं बना? तो क्या एक लाइन में होता है या नहीं? इसमें एक लाइन में होता है जी। ठीक है,
एक ही लाइन में आपको दिखाई देगा ये सुक्रोज, है ना। सुक्रोज एक लाइन में कैसे होगा ये भी आप समझ जाइएगा, है ना जी। पहले हम लोग एक अल्फा ग्लूकोज का फुटरा बनाते हैं। ये है अल्फा ग्लूकोज, क्या हो गया अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, OH नीचे था और यहाँ पे OH भी क्या था, नीचे था, और ये OH क्या था, ऊपर था। यहाँ पे OH नीचे था, यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, CH2OH देख रहे थे। ये फोटोग्राफ किसका, आपको अल्फा डी ग्लूकोज का ये फोटोग्राफ है जी। और हम एक बीटा फ्रुक्टोज का फोटोग्राफ बना रहे हैं। अभी हम अपनी तरीके से बीटा फ्रुक्टोज यहाँ पे एक लाइन में बना रहे हैं। यहाँ बीटा में OH ऊपर होता है ना जी, कार्बन नंबर 2, ये CH2OH नीचे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 ये है, इसमें OH ऊपर होता है, ये रटना है आप लोगों को। और यहाँ पे OH नीचे होगा, और यहाँ पे क्या होगा सर, CH2OH होगा जी, ठीक है। हम बोले थे घुमा फिरा के बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, घुमा फिरा के कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, सीधा सीधी बॉन्ड बनाना होता है जी, कोवैलेंट बॉन्ड। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर ये बॉन्ड, यहाँ कार्बन नंबर 1 यह है और कार्बन नंबर 2 ये है, तो कभी ऐसे ना बन पाए, घुमा के लाना होगा, जो कि बना है, घुमा नहीं सकते हम लोग बॉन्ड को जी, ठीक है। तो कैसे होगा जी, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे इमेजिनेशन कीजिए, मान लीजिए ये मेरा 3 उंगली हुआ और 3 उंगली ऐसे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला उंगली किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन नंबर 6 को, और ये उंगली किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन नंबर 2 को। समझ रहा जी साजिब, फ्रुक्टोज ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत है ना। अब फ्रुक्टोज ऐसे लिखेंगे तो सर ये कार्बन नंबर 6 हुआ ना, ये उंगली, और ये उंगली क्या बता रहा है, कार्बन नंबर 2। इसको हम पलट देंगे ऐसे करके, तो ये 2 किधर आ जाएगा, समझा जी साजिब। हेलो, है कि नहीं तुम, हेलो सर ये डी फ्रक्टोज जो है, बीटा डी फ्रक्टोज, हाँ, ये बीटा एल डी फ्रक्टोज नहीं फ्रक्टोज, लग रहा, बीटा एल फ्रक्टोज नहीं लग रहा बीटा, आपको। हाँ एल फ्रक्टोज, चलिए ठीक है ना, बीटा एल ही होता है, बीटा एल होता है, सॉरी, है ना, एल फ्रक्टोज होता है नेचर में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए ये वाला जो कंपाउंड देख रहे हैं, इस कंपाउंड में देखिए ये ओनली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CH2OH को, और ये ओनली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ठीक है, कार्बन नंबर 2 को, है ना, ये कार्बन नंबर 6 को। हम इसको ऐसे पलट दे, ऐसे करके पलट दे, देखिए इसको हम ऐसे करके पलट देंगे, ये 2 किधर आ जाएगा जी, इस साइड आ जाएगा, और 6 किधर चला जाएगा जी, 6 इधर चला जाएगा। क्या जब आया, क्यों हम कहते हैं इसको इन्वर्ट शुगर, क्या जी जी बोलो, समझ में आया, इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल इन्वर्ट शुगर, क्योंकि फ्रुक्टोज को पलटना पड़ता है सर, ऐसे करके पलटते हैं सर। जब ऐसे करके पलटते हैं सर, तो ये आपको किधर आ जाएगा सर, 2 वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। समझा साजिब क्या बोल रहे हैं, यस सर, समझ गया ना, इन्वर्ट, बस यही बात था। अब कुछ नहीं, आप पलटो इसको, आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा, याद कीजिए यहाँ पे जो ये जो OH था इधर वाला, वो किधर आ जाएगा, इधर, कार्बन नंबर 2 ये हो जाएगा, OH ऊपर हो जाएगा, CH2OH नीचे हो जाएगा, है ना, कार्बन नंबर 3 ये हो जाएगा, 3 में OH ऊपर था, 4 में OH नीचे था, 5वां कार्बन, 6ठा नंबर पे CH2OH, यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे हाइड्रोजन है। बहुत इजी था जी, इन्वर्ट शुगर समझाना मेरे लिए बहुत आसान बात है ना जी, नेचर में ऐसा ही दिखता है, ठीक है, नेचर में यही होता है ना, एक लाइन में रहेगा ना सब बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये H और ये OH क्या होगा, वाटर बना के निकल देगा, ये H और OH वाटर बना के निकल देगा, तो डायरेक्ट कौन सा बॉन्ड बना लेगा सर, इसके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में कौन सा बॉन्ड देख रहे हैं, ये 1 2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से बुलाते हैं। हो गया जी, फ्रक्टोज भी हमने आपको क्या बात, तो वही बात रहा ना, कुछ कहाँ बदला, नॉन रिड्यूसिंग होगा, कैसे रिड्यूसिंग होगा, क्या ये कार्बन नंबर 2 ये है ना, अल्डिहाइड कीटोन चेक करो ना, हाँ ये भी नॉन रिड्यूसिंग ही रहेगा, बदलने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, बस आपको समझाएं वाई वी कॉल इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फ्रक्टोज रोटेट करता है सर, बॉन्ड बनाने के लिए अपने आप को, है ना, आपको कितना 180 डिग्री पे रोटेट करता है, क्योंकि हम जानते हैं ना सिग्मा बॉन्ड रोटेट करने का क्षमता रखता है जी, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या किया, अपने आप को रोटेट कर लिया जी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपको, नॉन रिड्यूसिंग शुगर अभी भी है, कोई दिक्कत नहीं है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहने में। क्यों, क्योंकि सर हम जानते हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 ये दोनों तो बिजी है ना, वाई कार्बन नंबर 2 को कितना फोकस क्यों कर रहे हैं, यहीं पे तो कीटोन था, है ना, यहीं पे ना कीटोन था फ्रुक्टोज के केस में, यहाँ पे क्या सर अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड कीटोन अपने अपने में क्या हो गया, आपको बिजी हो गया, जब अपने अपने में जो बिजी हो जाएगा तो इसके मतलब क्या मानेंगे हम लोग, समझा रहा ना, एक मिनट क्यों नहीं होता, गर्मी भी है बारिश भी हो रहा है, हाँ? नहीं अभी तो ठीक चल रहा था, हम चेक किए थे,
इसका ये होल्डर में कुछ खराब नहीं, छोड़ो। दिख रहा है जी बोर्ड? हेलो सर दिख रहा है। यस सर हाँ, देख रहा तो ये हो गया आपको क्या है ना जी, 1 2 अल्फा बीटा ग्लाइ हो गया, फ्रुक्टोज खत्म। अब एक अपने से सेलो बायोज बना के दिखा सकता है, यानी अब देख बना सकता है अपने से सेलो बायोज में। देखो तो सेलो बायोज कुछ नया चीज नहीं है, एक बार याद कीजिए आप लोग। सेलो बायोज जो देख रहे थे, सेलो बायोज लैक्टोज पढ़ा दिए थे लास्ट क्लास में। अब सेलो बायोज बहुत लड़का अपने से बना लेगा, है ना, कुछ हिंट्स चाहिए बस उसको। देखिए सेलो बायोज याद कीजिए सब लड़का, सेलो बायोज हिंट्स दे रहे हैं हम आपको। सेलो बायोज में क्या होता है सर, आपको 2 बीटा डी ग्लूकोज होता है, 2 बीटा डी ग्लूकोज आपको दिखाई देता है जी। हम एनसीईआरटी में नोट्स में फोटोग्राफ नहीं बनाए हैं, या हम लोग अपने पे छोड़ते हैं, अपने से बन जाएगा जी। बीटा डी ग्लूकोज, तो पहले ग्लूकोज का फोटोग्राफ बनाओ। अब ग्लूकोज कैसा वाला? बीटा वाला। बीटा मतलब क्या? OH ऊपर, यहाँ पे OH नीचे, तीसरा नंबर पे OH वैसे ऊपर, चौथा पे OH नीचे, पांचवा पे क्या CH2OH होता है। फिर से एक और बीटा बनाना है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बीटा लेना है। हम बोले भी थे आपको ऐसे सुला के लेंगे, हॉरिजॉन्टल वे में लेंगे। हॉरिजॉन्टल वे में लेंगे तो यहाँ OH ऊपर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा जी H, यहाँ पे OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर, यहाँ पे OH नीचे, यहाँ पे CH2OH। देखो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा ना जी, इसका H का OH पानी बना के निकल देगा ना। और जब पानी बना के निकल देगा तो सर ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगा? इसके साथ। इसको माल्टोज गलती से भी नहीं कहेंगे, माल्टोज करने के लिए अल्फा होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है जी? बीटा है ना, अल्फा रहता तब ना आप इसको कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? बीटा देख रहे हैं। अब वाई वी कॉल बीटा बिकॉज सर यहाँ पे आपको क्या सर, ये दोनों बीटा फॉर्म में सर, ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 4। कोई ट्रिक लगा लो कलर का, जब भी कोई 6 मेंबर का रिंग रहेगा ना सर, 6 मेंबर और 6 मेंबर के बीच में, तो हमेशा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और जब भी 6 और 5 के बीच में रहेगा तो सर इसमें क्या होगा सर, आपको 1-2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ये ट्रिक है जी, नहीं फंसिएगा। एक आपको मेंबर और क्या रहेगा सर, आपको 5 मेंबर का रिंग रहेगा तो 1 और 2 आपको बनेगा जी, ठीक है। 6 और 6 रहेगा तो क्या बनेगा सर, आपको 1 और 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा जी, ठीक है। तो सेलो बायोज के बाद एक होगा सर आपको रेफिनोज। रेफिनोज में देखिए 3 कंपाउंड आपको लिया गया होगा जी, ठीक है। इसमें देखिएगा आप लोग, है ना जी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपको एक नया टॉपिक चल रहा है जिसका नाम क्या आपको, है ना जी, थ्रिलोज। थ्रिलोज में आपको सॉरी थ्रिलोज कहते हैं, रेफिनोज मिला, रेफिनोज ट्राइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड क्या होगा? रेफिनोज में गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिला होता है जी। वही बीटा गैलेक्टोज, अल्फा ग्लूकोज और आपको क्या होगा सर, फ्रक्टोज का। ये भी क्या होगा सर, आप गौर कर सकते हैं। इसको इसके बारे में क्या बोलोगे सेलो बायोज के बारे में? सेलो बायोज के बारे में रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं क्या? सेलो बायोज का रिड्यूसिंग शुगर बुला सकते हैं ना जी, है ना। Yes, sir. तो देखिए, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 फ्री है। अब एक नया टॉपिक आ रहा है ट्राइसेक्राइड। डाइसेक्राइड खत्म भी हो गया, अपने से वो पेज पढ़ सकते हैं जिसके पास नोट है। ट्राइसेक्राइड पे देखो आप लोग, ट्राइसेक्राइड पे जब हम लोग देखते हैं, आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर आ रहा है सर आवाज। ट्राइसेक्राइड का एग्जांपल देखिए नोट्स में जो दिए हैं, रेफिनोज। ये याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, हम छोड़ सकते हैं इसको। हम लोग रेफिनोज जो देखते हैं इसमें आपको बीटा गैलेक्टोज चाहिए, बीटा गैलेक्टोज, और क्या चाहिए सर आपको? और इसमें चाहिए सर आपको, है ना, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, और क्या चाहिए सर आपको? बीटा फ्रक्टोज चाहिए जी, बीटा फ्रक्टोज। आप लोग याद कीजिए, हम कभी भी कोई कंपाउंड लिखेंगे तो पहला इधर लिखते हैं, है ना। इसमें पहला इधर होगा, जा रहा जी बस ये पहला कार्बन, इसका लिखे तो चौथा इधर हो जाएगा, पहला इधर की ओर होगा ना जी। क्या ये पहला कार्बन इधर होगा और यहाँ पे चौथा होगा, तो इस दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? 1-4 ना। और इसके बाद जब आप फ्रक्टोज का फोटो बनाए बीटा, तभी पलट के दिखाए थे आपको, तो पलटने से दूसरा इधर आ जाता है ना, और इसमें आपको छठा पांचवा इधर हो जाता है। तो इस दोनों के बीच में बॉन्ड बने तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? 1-2 ना, ठीक है। ओवर क्या? हाँ तो ये ऊपर करना है, इसको ऊपर, ये बीटा है, लिखे थे थ्योरी। हाँ बोर्ड पे जो लिखे उस थ्योरी को कवर करो। हाँ हाँ, क्या बोलो? गैलेक्टोज में बीटा वाला लेना है? हमेशा बीटा लेंगे, नेचर कुछ नहीं कह रहे थे, बीटा लेंगे, है ना। और फ्रक्टोज में भी कुछ नहीं कह रहे थे, बीटा लेंगे। नोट में है ना नीचे OH लिखा हुआ है, नोट में जो OH नीचे लिखे ना, इधर पलटने के बाद OH नीचे लिखा हुआ है, अपने से ऊपर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसको ठीक कर लेना, OH ऊपर कर लेना, ये तो अपने से ठीक करने लायक है। नोट में लिखा हुआ कहाँ सर? फ्रक्टोज से बनाए हुए फोटोग्राफ नोट में, नोट में फ्रक्टोज नहीं बनाया है, उसमें गलती हो गया।
हाँ तो उसको ठीक कर लीजिएगा। वो तो अब हम बोर्ड पे जो लिखे वो सब सही जा रहा है ना। Yes, अब sir. इसको भी देख ले, रेफिनोज जो है इसको भी आप समझ गए होंगे जी, ठीक है। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, रेफिनोज रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा, बताइए तो। ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? नॉन रिड्यूस नॉन रिड्यूसिंग होगा। नॉन रिड्यूसिंग क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसका कार्बन नंबर 1 इसके साथ बीजी हो गया, इसका कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों बीजी है। हम जानते हैं फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 रिड्यूसिंग था, तो बीजी हो गया इसके साथ कार्बन नंबर 1 के साथ। और कार्बन नंबर 1 क्या है सर? आपको रिड्यूसिंग है, इसलिए ओवरऑल क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। हो गया जी, ट्राइसेक्राइड खत्म। इसका टेट्रासेक्राइड हुआ तो हो गया अपने से, नहीं तो आप सीधे ये पॉलीसेक्राइड पे है ना जी। क्या हुआ? बना लो, जो इच्छा हो बना सकते हो आप, ठीक है। अब नया टॉपिक, नया दौर आ गया जी, पॉलीसेक्राइड। हम लोग पॉलीसेक्राइड पढ़ने जा रहे हैं अब, है ना जी। कार्बोहाइड्रेट का लास्ट टॉपिक है जी। नया टॉपिक, नया दौर, पॉलीसेक्राइड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी आज। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे हम लोग। आप पॉलीसेक्राइड का डेफिनेशन जानेंगे, है ना, इसका डेफिनेशन। जब पॉलीसेक्राइड का डेफिनेशन समझ में आ जाएगा तब इसके कुछ एग्जाम्पल आपको जानने हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल में स्टार्च जानना है, स्टार्च। उसके बाद सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जानना है आपको। ग्लाइकोजन ना जानना है आपको, ग्लाइकोजन। उसके बाद आपको काइटिन जानना है, काइटिन। देखो इंसुलिन नहीं है ये, इनुलिन है, इनुलिन, है ना। इनुलिन के नाम से जाना, इंसुलिन नहीं है, देखो स्पेलिंग में गलती नहीं है, इनुलिन है ये। इंसुलिन ये होगा, ये इंसुलिन मतलब प्रोटीन होता है, ये नहीं लिखे, इनुलिन लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन हुआ, काइटिन हुआ, पढ़ेंगे सब में। इनुलिन पढ़ेंगे, उसी में म्यूकोपॉलीसेक्राइड भी पढ़ेंगे हम लोग, म्यूकोपॉलीसेक्राइड ये भी देखेंगे हम लोग, म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या होता है। और एक लास्ट में आपको हेपरिन वगैरह सब भी हम लोग को देखना है जी, ठीक है। देखिए पॉलीसेक्राइड का मतलब, पोली का मतलब क्या था? बहुत ज्यादा, 10 से ज्यादा हो गया तो पोली। आप लोग पॉलीमर पढ़िएगा बायोलॉजी केमिस्ट्री में। पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि जब 10 या 10 से ज्यादा कंपाउंड एक साथ आ जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीमर कहते हैं जी, ठीक है। उसी तरह से पॉलीसेक्राइड है सर, व्हेन आपको 10 और मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, मोर देन 10 मोनोसेक्राइड combine then form polysaccharide। तब ये क्या बनाता है सर? आपको पॉलीसेक्राइड बनाता है, ठीक है। एक पॉलीसेक्राइड में कम से कम कहा जाए तो लगभग 2000 मॉलिक्यूल होता है जी, ठीक है। कम से कम, उससे ज्यादा ही होगा, कम तो कोई है ही नहीं। अब आपको ये याद रखना है कि सर आपको ऐसे भी कोई लड़की लिख सकती है ना, पॉलीफॉर्म ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड सर आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा सर। सर कॉल पे। हाँ आवाज आ रहा है, आवाज? हाँ अब आ रहा है। ठीक एक बार और चेक करो तो, आवाज आ रहा है अब? यस सर, आ रहा। तो देखिए हम थोड़ा सा तेजी में बोल रहे हैं क्योंकि लंबा नहीं चलना चाहिए पॉलीसेक्राइड टॉपिक भी। पॉलीसेक्राइड क्या होता है कि जब आप मोनोमर को मिलाते हैं, पॉलीफॉर्म ऑफ मोनोमर, मतलब छोटे छोटे चीजों को मिला के बड़ा चीज बनाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं पॉलीसेक्राइड। जैसे एक दीवार खींचना हो आपको, 100 मीटर का दीवार है, तो सर आप छोटे छोटे ईंटा को जोड़ते जोड़ते या पत्थर को जोड़ते जोड़ते आप दीवार खड़ा करते। एक पत्थर को क्या कहोगी? एक पत्थर को मोनोमर कहेंगे। उससे बने हुए पॉलीमर को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी? उससे बने हुए आपको झुंड को क्या कहेंगे? पॉलीमर के नाम से बुलाएं। पॉलीफॉर्म ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमर के नाम से बुलाते हैं। ये सब समझ जाएंगे आप लोग, या पहला वाला डिफिनेशन भी आप चला सकती हो, पॉलीसेक्राइड के लिए है।
अब मुद्दा ये उठता है, पॉलीसैकेराइड दो तरह का होता है जी, ठीक है। अब इनसे नोट्स में मत देखिएगा, हम जो पहले बोर्ड पे पढ़ा रहे हो समझिए। पॉलीसैकेराइड क्या देखते हैं हम लोग, पॉलीसैकेराइड ये दो तरह का होता है जी, ठीक है। एक क्या होता है सर आपको, एक होता है सर आपको पॉलीसैकेराइड, एक हो गया सर आपको क्या, एक हो हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब एक बात ध्यान दीजिएगा सब आदमी कि सर आपको हम ये कहना चाह रहे हैं होमोपॉलीसैकेराइड का क्या मतलब होता है। जैसे आपको कोई दीवार बनाना हो, आप एक ही तरह का ईटा का इस्तेमाल कर रही हो, ठीक है। मान लीजिए यार आपको कोई बिल्डिंग तैयार करना है, और उसमें बस आप एक ही तरह का आपको रेड कलर का ईटा इस्तेमाल कर रही हो, ठीक है। तो उस तरह का जो दीवार खड़ा हो तो होमो कहेंगे ना। जैसा ऐसा पॉलीसैकेराइड जिसमें ओनली वन टाइप्स ऑफ मोनोमर हो, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर हो, है ना जी, ओनली वन टाइप्स ऑफ मोनोमर दिखाई दे, ठीक है। एक ही तरह के पत्थर से तुम पूरा घर बना दी, उसको क्या कहेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। जब दो या दो से ज्यादा तरह के मॉलिक्यूल लेकर तुम घर बनाती हो, मान लीजिए अगर हमको एक पॉलीमर बनाना है और उसमें हम एही नाम का केमिकल लेते जा रहे हैं, एही नाम का केमिकल को 10 लाख बार रिपीट कर देंगे तो होमोपॉलीसैकेराइड नहीं कहलाएगा जी। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होता है सर, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर लेते हैं, है ना, 10 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर लेते हैं, है ना, मोर देन 10 ए पॉलीमर, ए पॉलीसैकेराइड सटे जाए तो फिर ज्वाइन कीजिएगा। ए पॉलीसैकेराइड हैव मोर देन 10 मोनोसैकेराइड बट इन डिफरेंट नेचर। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे सर, इसको लेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। यूज होगा जी सिलेबस में, हम लोग हैं। मान लीजिए कोई लड़का घर बनाया तो ए लिया, बी लिया, डी लिया, फिर ए लिया, जो मन हुआ सो लिया, है ना, और कुछ भी ले लिया सर, आपको ऐसे करके घर तैयार कर रहा है सर, तो इसको क्या कहोगी, हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल हटिए सब लड़का, होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है आपके ऐसे नोट्स बना के कहीं पे लिख लीजिएगा, स्टार्च है। दूसरा एग्जांपल क्या है सर, सेलुलोज है, सेलुलोज होगा। तीसरा एग्जांपल क्या है सर आपको, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन। और चौथा एग्जांपल क्या है सर आपको, है ना जी, इसमें चौथा एग्जांपल इनुलिन है, इनुलिन। और पांचवा एग्जांपल क्या है सर इसमें, पांचवा एग्जांपल क्या है सर इसमें, काइटिन है। देखना यही विवाद है जी, देखना जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा ना, तो उसके या कोई पुराना टीचर मिल जाएगा उसको, तो काइटिन को क्या मानेगा, है ना, काइटिन को आपको हेटेरोपॉलीमर मारेगा। जबकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में काइटिन क्या है सर आपको, होमोपॉलीमर है। अभी काइटिन क्या है तो वेट करो, पता चल ही जाएगा। पर आप लोग इतना तरह का आपको कंपाउंड को क्या मानेंगे, इतना तरह के कंपाउंड को हम लोग, है ना, होमोपॉलीसैकेराइड मानेंगे जी। हेटेरोपॉलीसैकेराइड किससे कहोगी, तो यहाँ पे आपको पहले छात्र पहले भी लिखे थे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, है ना जी, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। दूसरा एग्जांपल है लिग्निन, तीसरा एग्जांपल है सर हेपरीन। ये आपको जो देखते हैं ये सब किस में आ जाएगा सर, एक और एग्जांपल सब बताइए, ये 3 एग्जांपल किस में आएगा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर में एग्जांपल आएगा जी, ठीक है। आप लोग कभी केमिस्ट्री में ऐसे पढ़िएगा, ये यहाँ पे पॉलीमर लिखा रहेगा, पॉलीमर, इसका मोनोमर। देखो मोनोमर मतलब इसका एक छोटा सा अंश है ना जी। स्टार्च का सबसे छोटा अंश क्या है सर, इसको लिख लो कहीं पे तो नीट के जैसे तैयारी हो जाएगा, है जी, मोनोमर। तो सर आपको स्टार्च का सबसे छोटा फॉर्म क्या है, अल्फा, है ना, स्टार्च का सबसे छोटा फॉर्म क्या होगा, अल्फा, है ना, डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज के 10 लाख बार रिपीट कर देंगे सर, तो क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा, है ना जी। अभी शुरू नहीं किया, अभी स्टार्च की बाद में बताएंगे तुमको अच्छा से। स्टार्च सेलुलोज किस चीज का बना होता है सर, पॉलीमर ऑफ, है ना, बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है सर। लेकिन जब तुम यहाँ बात करोगे ना, तो यहाँ मिनिमम 1 लाख से 2 लाख तक होता है सर, 1 लाख से 2 लाख तक जाता है जी ग्लूकोज। ऐसा चीज 2 लाख बार रिपीट करना होगा जी, सोचो। इसको है ना सर 4000 से 6000 रिपीट करना होगा, 4000 से 6000 रिपीट करेंगे तो क्या कहलाएगा, बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा जी। ग्लाइकोजन जो देखते हैं सर, ग्लाइकोजन ये भी क्या बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का ही बना होता है सर, अल्फा डी ग्लूकोज का ही बना होता है। लेकिन इसमें कार्बन की संख्या 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक होता है जी, 20 लाख तक जाता है इसमें। उसके बाद इनुलिन,
इनुलिन है जी, देखो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट सब, ठीक है। इंसुलिन नहीं लिख रहे हैं, इनुलिन लिख रहे हैं। ये अल्फा है ना जी, आपको एल फ्रक्टोज का पॉलीमर है जी, ठीक है। एल फ्रक्टोज का ये पॉलीमर है जी, ठीक है, अल्फा एल फ्रक्टोज। और काइटिन किसका है सर? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, ग्लूकोज अमाइन का ये पॉलीमर है जी, एन एसिटाइल ग्लूकोज। एन मतलब हम बताएंगे क्या होता है एन का मतलब। ये आपको लगभग 1 लाख बार या आपको कम से कम 5000 से लेकर के 1 लाख तक रिपीट होता है जी, ठीक है। मिनिमम 5000 होगा, मैक्सिमम 1 लाख तक ये जाता है सर, ठीक है। आप लोग पढ़ी भी हो काइटिन कहाँ पाया जाता है? फंगस के सेल वॉल में पाया जाता है और इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है जी, ठीक है। आर्थ्रोपोडा था ना, आर्थ्रोपोडा का इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में आपको ये दिखाई देता था। ये सब बातें हैं। और म्यूकोपॉलीसेकेरा जब आएगा तो हम सबको भी डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। आज का क्लास सुनते हैं, हम लोग स्टार्च की ओर पढ़ने चलते हैं जी, ठीक है। स्टार्च है ना, देखिए। हाँ बोलो। 1 मिनट सॉरी, इधर लिखने दीजिए। पहला एग्जांपल आ गया। पहला एग्जांपल क्या है सर? आपको स्टार्च देखेंगे हम लोग। स्टार्च पहले डिफिनेशन जानोगे। डिफिनेशन क्या होगा सर आपको? when 200 lakh अल्फा डी ग्लूकोज combine, when 2000 to 2 lakh alpha D glucose combine to form स्टार्च। ये क्या बनाता है सर? आपको स्टार्च बनाता है जी, ठीक है। जब 2 लाख है ना, मिनिमम 2 इनुलिन है, यही तो दिक्कत है। इनुलिन नॉट इंसुलिन। ये इनुलिन है, फ्रक्टोज का पॉलीमर है ना। ये आपको कहाँ पाया जाएगा? ये आपको पाया जाएगा है ना। इनुलिन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, आपको दालिया नाम के पौधे के जड़ में पाया जाता है ना जी। दालिया एक फूल आता है, इतना फूल होता है ठंडी के मौसम में, है ना जी। तो उसके जड़ में होता है, ये सब देखा हुआ है। दालिया देखा रहे तुम? दालिया का फूल देखे हो? अच्छा लगता है देखने में। ठंडी के मौसम में नहीं देखते हो? एकदम व्हाइट छोटा छोटा हाइट का पेड़ होता है, क्राइसेंथेनम होता है ना जी, वैसा ही टाइप का डालिया भी होता है। प्रेरणा आई है? प्रेरणा है? हेलो, कितना मिनट लग नहीं है गया? सर। 8 मिनट है सर। 8 मिनट है, चलो। Yes, sir. तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग स्टार्च को देख रहे हैं। स्टार्च क्या है सर? जब 2000 से 2 लाख अल्फा डी ग्लूकोज कंबाइन करता है तो ये क्या बनाता है सर? आपको स्टार्च बना करके देता है जी, ठीक है। और हमने ये भी कहा था आपको कि सर स्टार्च कहाँ पाया जाता है? इट इज ए स्टोरिंग का, इसको बोल्ड कर लेना या एनसीईआरटी जो नोट्स दे उस नोट्स में देखो। इट इज ए स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट, स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट ऑफ, इट इज स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट। जब प्लांट को जरूरत से ज्यादा खाना बना लेता है, कोई भी पेड़ पौधा में क्या देखते हैं? हद से ज्यादा खाना बन जाएगा। आ गए बैठो पीछे, और बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? तो हम बता रहे थे क्या आपको कि जब आप लोग देखते क्या कि इट इज स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट था प्लांट का। जब प्लांट जरूरत से ज्यादा खाना बना लेता है सर, तो वो क्या बनाने लगता है? स्टार्च बनाने लगता है जी। कोई प्लांट है, उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनता है। और जब ये बहुत ज्यादा ग्लूकोज बनता है सर, ठीक है, तो इस ग्लूकोज को फेंकता नहीं है, वो किसमें चेंज कर लेता है? उसको स्टार्च में चेंज कर लेता है जी, ठीक है। ये स्टार्च उस प्लांट के लिए क्या भविष्य में काम आता है जी। हम लोग जितना भी अनाज देखते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप है ना, जितने भी क्रॉप होता है सर, तो सब में क्या होता है? आपको स्टोरिंग फूड क्या होता है? स्टोरिंग फूड होता है सर आपको इसका स्टार्च, है ना जी। आपको लड़का कहेगा सर हम स्टार्च देखे होंगे क्या? हाँ जी,
वो गेहूं को पीसो या मकई को पीसते ना, व्हाइट व्हाइट जो होता है वही स्टार्च होता है जी, ठीक है, पाउडर जैसा, जो आटा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जो कोई भी आटा हो, मैदा आटा हो या कुछ भी, उसमें स्टार्च रहता है सर। या आप नारियल में जो व्हाइट पार्ट देखते हैं वो प्रोटीन भी रहता है उसमें, और उसमें स्टार्च भी मिला होता है जी, ठीक है। तो स्टार्च क्या सर, क्रॉप पे पाए जाते हैं, कोई भी प्लांट में पाया जाता है सर। हम आपको पढ़ाए भी थे प्लांट किंगडम में, तो अलगी फंजाई सब अलगी सब ब्रायोफाइटा सब पढ़ाए थे ना, तो आप बोले थे स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है लोगों में, स्टार्च होता है जी, ठीक है। अब आप लोगों के मन में होगा कि सर एक चावल के दाना में कितना स्टार्च होता होगा। अगर आप एक चावल का दाना लेते हो, कोई भी नॉर्मल चावल का दाना, इसमें 20 से 25 स्टार्च होता है जी, 20 से 25 स्टार्च। एक बार याद करो कोई लड़का कि एक स्टार्च में मिनिमम मैक्सिमम कितना ग्लूकोज होगा जी, 2 लाख ग्लूकोज होता है जी, ठीक है। अब जोड़ लो 2 लाख से कितना होगा, मतलब आप एक चावल का दाना खाइएगा तो करोड़ों में ग्लूकोज पाइएगा। इमेजिन हुआ हम क्या समझाना चाह रहे थे। मान लीजिए एक चावल का दाना को लड़की खा रही है, तो उस एक चावल के दाने में कम से कम 20 से 25 स्टार्च होता है सर। हालांकि कोई लिखता है 15 से 20 भी लिखता है, लेकिन चलेगा 20 से 25 मानिए हम बोल रहे हैं तो। और 20 से 25 स्टार्च देखते हैं, एक स्टार्च का लेंथ कितना होता है, 2 लाख ग्लूकोज होता है जी, ठीक है। इस हिसाब से जोड़ लो, 2 लाख को इससे गुना करेंगे तो ऐसे ही 40 लाख हो जाता है ग्लूकोज, है ना जी। तो 40 लाख ग्लूकोज दे देगा एक चावल के दाना खाना चाहिए। अगर हम लोग एक दिन में 20-25 हजार चावल का दाना खा लिए तो सोचिए कितना करोड़ों ग्लूकोज आपके सेल में आने के लिए तैयार हो जाएगा जी। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब आपको एक लड़का करीब से स्टार्च को एनालिसिस करेगा, मान लीजिए चावल का दाना है, इस चावल के दाना में आपको करीब से एनालिसिस करेगा सर, ठीक है, हम समझा सकते हैं इसको भी, ठीक है। मान लीजिए कोई स्कूल में है, आपको स्कूल में क्या है सर, ठीक है, कि क्लास 1 से लेकर के 10 तक है, लेकिन उस स्कूल का पॉलिसी क्या है कि 10th का सेक्शन 50 ठो खोले हुआ है, मतलब सेक्शन ए से लेकर सेक्शन जेड तक खोले हुआ है, बाकी सब सेक्शन थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, मतलब ए बी है, बस ए बी है। लेकिन बाकी जो 10th क्लास जो है, 9th क्लास है, उसका बहुत ज्यादा सेक्शन है। तो तुम नहीं कहेगा इस स्कूल में 1 से लेकर 10 तक तो है, और ज्यादा बच्चे कहाँ है सर, 9th-10th में, ठीक है। वैसे ही जब एक स्टार्च को तुम देखिएगा ना, इस स्टार्च में 2 कंपोनेंट होता है सर। एक स्टार्च को जब तुम लोग एनालिसिस करोगे, जूम करके एनालिसिस करोगे, तो सर ये 2 कंपोनेंट होता है, पूरा दोनों कंपोनेंट को मिला के कहेंगे क्या, स्टार्च कहोगे ना। देखो कंफ्यूज मत कर जाना, हम स्टार्च का टाइप नहीं बता रहे हैं, स्टार्च का 2 कंपोनेंट बता रहे हैं, 2 हिस्सा होता है सर। स्टार्च में 2 हिस्सा होता है, एक ज्यादा वाला हिस्सा होता है, एक कम वाला हिस्सा होता है, 2 कंपोनेंट। स्टार्च में क्या देखते हैं, 2 कंपोनेंट देखते हैं, ठीक है। एक होता है सर आपको, इसमें आपको क्या देखते हैं, एमाइलोज देखते हैं, एक होता है एमाइलोज, और दूसरा क्या होता है सर आपको, एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन होता है सर, ठीक है। आपको लड़का दिमाग लगा लिया होगा, एमाइलोज प्लस एमाइलोपैक्टिन इक्वल टू स्टार्च। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टार्च के नाम से बुलाते हैं सर। ये आपको 10 से 15% होता है सर, ये 10 से 15%। नोट देखो तो कितना लिखा है इसमें, 20 से 30 है, सॉरी 20 से 30% होगा, हाँ ठीक है, 20 से 30% होगा, हाथ से भी यही लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो एमाइलोज क्या 20 से 30% होता है, और एमाइलोपैक्टिन कितना 70 से 80% है। इससे कोई दिमाग लगा रहा है कुलर का कि एमाइलोपैक्टिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और एमाइलोज का क्या सर आपको कम है। कितना मिनट रह गया जल्दी बताओ तो। 3 मिनट के लगभग। हाँ तो रुक जाओ, कट करो तो, कट करो अभी, लेकिन 5 मिनट बाद जुड़ना, 5 मिनट बाद से बाद में जुड़िएगा, ठीक है। देख लीजिए साइड, सब आ गया। हेलो, यस सर, सब आएंगे। बोले ना आगे, वो जा रहा है सर सुनने। तो हम बता रहे थे कि आपको 2 तरह का, आपको स्टार्च में 2 हिस्सा होता है सर, 2 कंपोनेंट होता है स्टार्च में, एक होता है एमाइलोज और एक क्या होता है आपको एमाइलोपैक्टिन, है ना जी। 2 तरह का आपको हिस्सा देखते हैं स्टार्च में। मेरा स्टूडेंट इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आप स्टार्च का 2 टाइप बोल दीजिएगा, गलत हो जाइएगा आप। स्टार्च बना होता है, मान लीजिए एक चावल के दाने में अगर आप उसको छानना शुरू कीजिएगा ना, तो भारी हिस्सा किसका मिलेगा, एमाइलोपैक्टिन का। तुम्हारे दिमाग में अब ये चल रहा हो कि एमाइलोपैक्टिन दिखता कैसा है सर, और एमाइलोज कैसा दिखता होगा, सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दूसरा बात पहले ये कर लेते हैं सर कि इसमें ग्लूकोज की संख्या मिनिमम 200 होता है। 200 से कितना होगा सर आपको, 200 लेकर के आपको 1000 तक होगा जी, ठीक है। और दूसरा आपको क्या है सर, आपको ये आपको टोटल आपको ये वाटर सॉल्युबल होता है सर, वाटर सॉल्युबल होता है, ये पानी में घुल जाएगा। ये अगर इसको घुलाओगे एमाइलोज को तो पानी में आराम से घुल जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है सर, ये स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। और एक और क्या देखते हैं हम लोग, एमाइलोज हुआ है ना आपको, यानी कि ये नो ब्रांच वही हुआ, स्ट्रेट लाइन का नो ब्रांच है ना। उसमें आपको सिर्फ ओनली 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाई देगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाई देगा, वही अल्फा होगा 1,4 अल्फा डी है ना, अल्फा डी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाई देगा जी, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं एमाइलोपेक्टिन में, ये मिनिमम 2000 ग्लूकोज से बना होता है, 2000 से आपको 2 लाख ग्लूकोज का ये बना होता है जी, ठीक है। उसके बाद वही अल्फा डी ग्लूकोज हम पहले लिख चुके थे यहाँ कहीं पे, ये अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, ये लिखे हुए हैं हम लोग, इसको कहीं भूलिएगा नहीं कोई लड़का, मोनोमर ऑफ स्टार्च इज अल्फा डी ग्लूकोज। उसके बाद एक और पॉइंट है, वाटर इन सॉल्युबल होगा सर, ये वाटर इन सॉल्युबल होगा, वाटर इन सॉल्युबल। तीसरा पॉइंट क्या है सर आपको, ये ना आपको मच ब्रांच होगा या ब्रांच होगा सर, इसमें ब्रांचिंग दिखाई देगा। और चौथा पॉइंट क्या सर, इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होगा ही होगा, एंड आपको 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा, 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी आपको ये दिखाई देगा जी, ठीक है। उसमें आपको क्या देखते हैं सर, आपको 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी दिखाई देता है जी, ठीक है। देखिए हम पहले आप लोगों को एमाइलोज बनाना सिखाएंगे, जब एमाइलोज बनाना तुम सीख जाओगी तो अगला स्टेप में एमाइलोपेक्टिन अपने आप समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं कि आप स्टार्च को बनाइएगा, मान लीजिए कोई लड़की इसको कहे कि सर एक बोर्ड पे है ना एक डॉट स्टार्च है सर, ये डॉट स्टार्च है, इसको कोई लड़का बड़ा करके देखेगा तो इसमें आपको क्या ग्लूकोज सब दिखाई देगा जी, एक ग्लूकोज ऐसे होगा और दूसरा ग्लूकोज इसी के साथ बॉन्ड बना के इस तरह से जुड़ेगा, ये दूसरा ग्लूकोज हुआ। और फिर ये दूसरा ग्लूकोज से क्या देखते हैं हम लोग है जी, तीसरा ग्लूकोज होगा ये ऐसे करके, और ये ग्लूकोज फिर आगे जाके सर क्या होगा, ऐसे करके दिखाई देगा। और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा, बॉन्ड सब आपको बना हुआ दिखाई देता है जी, ठीक है। ये सब क्या है सर, आपको ग्लूकोज सब हो गया जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाम एक और ग्लूकोज का चेन बना देते हैं है ना, ये ग्लूकोज हुआ, फिर यहाँ से भी ग्लूकोज ऐसे ही जुड़ेगा। देखो ये सब जो बॉन्ड बना रहे हैं ना, ये सब अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं सर, ऐसे करके आप बीच में बना रहे हैं, ऐसे करके आप मेरी मर्जी है कैसे भी करके यहाँ पे बना दिए। ये जो फोटोग्राफ बना रहे हैं ना हम, ये फोटोग्राफ कम से कम 200 ग्लूकोज का है सर। अब 200 ग्लूकोज थोड़े बोर्ड पे लिख पाएंगे हम, बस 200 ग्लूकोज मिनिमम सर, मिनिमम 200 ग्लूकोज है। मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, आपको 1000 तक जा सकता है ये है ना, लंबा लंबा चेन सर, इसको लंबा लंबा चेन मानिए आप लोग। और इस चेन को जब हम लोग देखते हैं सर, इसमें कौन सा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 ये 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिखाई दे रहा है सर। इसका नाम क्या रखोगी आप, इसका नाम रखोगी एमाइलोज है ना जी। ऐसा बहुत सारा पीस बना सकते हैं हम लोग। अब पूरे स्टार्च का 20 से 30% होता है सर। और इसमें हम लोग ये दिमाग लगाइए आप कि सर देखो कोई लड़का यहाँ पे सोचो कि सर ये कार्बन नंबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ये कार्बन नंबर 1 होगा ना, और यहाँ पे छोड़ देंगे तो कार्बन नंबर 1। और फिर यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे एक और आपको कार्बोहाइड्रेट बनाना, तो यहाँ पे क्या देखेंगे सर, ये कार्बन नंबर 6 होगा, CH2OH। दिमाग लग रहा है जी, बोर्ड दिख रहा है सबको, आवाज जा रहा है ना सबको? यस सर, आ रहा हूँ। बस लास्ट लाइन में देखिए H और ये OH पानी बना के निकल देगा। पानी बना के जब निकल देगा तो ये O किसके साथ जुड़ जाएगा सर, ये छठा नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये पहला नंबर का कार्बन और ये क्या छठा नंबर का कार्बन, ये जुड़ गया। हेलो समझा जी, ये पहला नंबर का कार्बन था और ये छठा नंबर का कार्बन, ये दोनों जुड़ा तो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस दोनों को एक साथ बुलाओगी, इस दोनों को एक साथ बुलाएंगे तो क्या कहेंगे हम लोग, एमाइलोपेक्टिन। क्या अभी हम कहते हैं ना टाइप थोड़े पढ़ा रहे हैं स्टार्च का, जब तुम लोग स्टार्च का टाइप ढूंढने लगेगा। स्टार्च का 2 हिस्सा होता है सर, बड़े बड़े हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं, एमाइलोपेक्टिन, और उसको तोड़ तोड़ के छोटा छोटा हिस्सा में बदलोगी तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग, एमाइलोज के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। अब फिर से सुनो है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको लगा कि नहीं हमको सिर्फ और सिर्फ एमाइलोज देखना है, शुद्ध एमाइलोज, देखो साजिब तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम इमेजिनेशन कराते हैं तुमको कि एक गोदाम में तुम गया है, एक लोहा फैक्ट्री का गोदाम में गया है, वहाँ पाइप रखा हुआ है, पाइप है ना जी, और वहां पे ना सर सब पाइप है ना सर, आपको 20-20 फीट का पाइप रखा हुआ है, 1,000 रखा हुआ है, 50,000 20-20 फीट का पाइप रखा हुआ है। लेकिन तुम गया था नहीं हमको तो 5 फीट का पाइप चाहिए था, तो 5 फीट का भी पाइप 5-10 को रखा हुआ है, 5-10 पाइप 5 फीट का रखा होगा, और बहुत से सारा पाइप क्या 20-20 फीट का रखा हुआ है। तो तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, ये 5 फीट इसमें नहीं घुसा हुआ है क्या, 20 फीट का पाइप होगा तो उसमें तुम 5 फीट नहीं घुसा देगा, मतलब उसको काट करके अलग नहीं करना, उसी का पार्ट हो जाए, यही तो बोलना चाह रहे हैं।
एमाइलोज इज ए पार्ट ऑफ एमाइलोपेक्टिन। अगर कोई लड़का नहीं हमको फ्री एमाइलोज चाहिए, फ्री एमाइलोज, इसकी संख्या 20 से 30% होगा एक स्टार्च में। मतलब आपको एक गोदाम में गए हैं, 100 को स्टार्च रखा हुआ है, तो 100 में से 70 को आपको ना स्टार्च का जो हिस्सा देख रहे हैं एमाइलोपेक्टिन के तौर पर होगा, और 30 हिस्सा जो होगा वो आपको कैसा होगा सर, आपको एमाइलोज के फॉर्म में होगा। और पूरा गोदामे का नाम है स्टार्च, तो तुम दोनों को मिला के कहीं ना, मतलब तुम लोग दिमाग लगाओ कि एमाइलोज के ही आपको झुंड को एमाइलोपेक्टिन कहते हैं सर। तो सर एमाइलोज के झुंड को तो सर सब एमाइलोज रख देते, काहे है आपको एमाइलोपेक्टिन बनाए? अरे भाई बॉन्ड बनाओगे तब ना नाम दोगे। तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनाएंगे? एक एमाइलोज और दूसरा एमाइलोज के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है जी। ठीक है, हो गया, हम अपना समझा दिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो जी साजिब, तुमको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? एक आपको यस सर, समझ गया। है ना जी, बहुत इजी बात था ये। ठीक है, एक मिनट, हाँ बहुत इजी बात था ये कि सर अगर कोई लड़का हमसे आज के बाद पूछ देगा कि भाई ये एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन का क्या केस है या क्या चक्कर है, तो तुम उसको पहले फोटोग्राफ बना के दिखा देना कि मान लो भाई एक चावल के दाना में 1 स्टार्च है, मान लो ये चावल का दाना है, ये राइस का टुकड़ा है, और राइस में सर आपको उसके अंदर स्टार्च भरा होता है, तो सर बहुत सारा स्टार्च ऐसे रहेगा, ऐसे करके ब्रांच बना करके सब कहीं ना कहीं से 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रही है। देखो यहाँ इसका छट्टा होगा यहाँ पे, और फिर इस बीच में कहीं पे एमाइलोज होगा, इस बीच का एमाइलोज का पहला नंबर का कार्बन यहाँ पे हो जाएगा, पहला नंबर कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बहुत सारा ब्रांच नहीं लगेगा जी। और कहीं का भी फ्री ऐसे ही रखा हुआ है, छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे ही रखा हुआ है। छोटा छोटा टुकड़ा को क्या नाम दोगे? एमाइलोज। और बड़ा टुकड़ा को क्या नाम देंगे हम लोग? एमाइलोपेक्टिन। समझ में? कोई लड़की में कोई रिप्लाई करो तो समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? एमाइलोपेक्टिन और एक हो गया एमाइलोज, है ना जी। दोनों को मिला दोगे एक साथ तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग? तो दोनों को मिला के स्टार्च कहेंगे। ज्यादा बोलेंगे हार्ड बोलेगा तो कंफ्यूजन होगा। पूछना है तो पूछो, ना तो काम खत्म हुआ। क्लियर हो रहा है अजीब? हेलो, यस सर। हो गया सर। यस हाँ, चलिए आगे आगे बढ़े हैं, इससे आगे बढ़े। हार्ड लेवल आप ले जाते हैं, है ना, मिटाते हैं नीचे वाला को। तुम लोग रटोगे इस दोनों का डिफरेंस, बोर्ड पे भी लिखे हैं, नोट्स में भी लिखा हुआ है। जिसको नोट्स नहीं मिला है बोर्ड पर जो लिखे थे उसको लिख लीजिएगा, है ना। आप लोग इंडिविजुअल मैसेज करते हैं तो कोई दिक्कत है ना? हेलो, नो क्या कि बहुत सारा ग्रुप में बच्चा सब एक्टिव है नहीं, नो तो हम सर, उसको सोने बिल्कुल भी नहीं। हम हाँ तो उसको हम सोने ही दे रहे हैं। जो लड़का सब एक्टिव नहीं है तो उसको सोने दे रहे हैं। क्या है परेशान? यस फिर बाद में सोने जाके दीजिए। हाँ वो सब कहीं बदमाशी करने लगेगा बाद में, इसलिए कहे कि सबको हट। पिछले साल ऐसे हुआ था, ग्रुप में बारिश बहुत भी हो रहा है बच्चा सर, था। बारिश तो हल्का फुल्का हो रहा था देर पे, मानसून आ भयानक गया हो ना, रहा है तो भी इधर, करे। भयानक बारिश हो तो रहा है। बिजली भी कड़क रहा है क्या? अभी नहीं कड़क रहा है, हवा चल रहा है। लेकिन मौसम है ऐसा, इधर भी गरमाए हुआ है। अभी हम नहा के आए तभी भी हमको बहुत स्वेटिंग चल रहा है। तो हम बता रहे थे कि आपको हाँ हार्ड करते हैं। आप देखिए जितना देर होगा 5-10 मिनट ही लेंगे आप, ज्यादा नहीं, है ना। एक कोई लड़का स्टार्च को माइक्रोस्कोप से देखेगा ना, कोई लड़का स्टार्च को आपको माइक्रोस्कोप से देखता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, है ना। तो जब तुम एक स्टार्च को माइक्रोस्कोप से देखोगी, ठीक है, तो ये तुमको एक ऐसा दिखाई देगा, इसको हेलिक्स कहते हैं, एक स्प्रिंग के जैसा, है ना। आपको स्प्रिंग के जैसा आपको ये दिखाई देगा, या डीएनए जैसा। या अभी जो हम आपको सेटअप लगाए ना, उस सेटअप में जो तार सब देखते हैं, तार सब देखो ना, डीएनए जैसा घुमा रहता है, क्वाइल्ड रहता है, तो वैसा ही आपको घुमा हुआ दिखाई देता है। नहीं, इस तरह से घुमा हुआ तार सब आपको ये दिखाई देगा जी। ठीक है, पहले पर जी क्या बनना चाहे। मतलब एक तार जो देखते हैं हम लोग, है ना जी, उस तरह से घुमा हुआ ये आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, सेटअप बिगड़ गया सर। हाँ सेटअप नहीं, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे हैं कोई लड़का स्टार्स को माइक्रोस्कोप से देखोगी तो ये ऐसा फोटोग्राफ में दिखाई देगा। इसको हेलिक्स पढ़ते हैं हम लोग, हेलिक्स, हेलिक्स फॉर्म, है ना जी, या इसी को हम लोग हेलिकल फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन कोई लड़की इसको फिजिक्स के टीचर से मिलाएगी इसको बात को, तो ऐसे इसको अगर आप एक्सिस खींचोगे ना तो 2 एक्सिस में ये बटा हुआ है। पतला है सर, केमिकल है, केमिकल 2D है, एक एक्स एक्सिस की तरफ है, एक वाई एक्सिस की तरफ है जी। ठीक है, तो सर इधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है। मतलब आज के बाद हम तुमसे पूछे ना स्टार्च कैसा दिखता है, तो तुम कहोगे 2D दिखता है सर, 2D स्ट्रक्चर, है ना। समझा पाए तो ठीक है, ना तो रट सकते हो। देखो 2D कैसे कह दिए, इधर एक फसल लंबाई इधर घसका हुआ है, इधर भी घसका हुआ है, मोटाई नहीं होता है। ऊन का गेंद बनाते हैं ना, ऊन का गोला, तब 3D होता है। और हम यहाँ पे कह रहे भाई एक धागा जैसा होता है, या हम लोग अभी बोल भी रहे ना एक तार को ऐसे लपेट दो, उस टाइप का होता है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या आता है, इसको तुम एक और नाम दे सकती हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बुला सकती हो। इसका एक नाम क्या हो सकता है आपको, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं जी। ठीक है, इसका एक नाम तो अभी हम बोले भी थे, हेलिकल भी होता है सर, हेलिकल। तो मुद्दा क्या है वो बताइए। देखिए स्टार्च क्या होता है सर,
हेलिक्स के स्ट्रक्चर में होता है सर। और हेलिक्स क्या होता है सर, रंग को पकड़ लेता है, और भी खास रंग आयोडीन को पकड़ लेता है जी। आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये उसको पकड़ लेता है। मेरे पास आयोडीन सोल्यूशन है, दिन के टाइम में कलर का याद दिला देना, हम दिखाएंगे। अभी दिखाएंगे तो सब कुछ ब्लैक के ब्लैक दिखाई देगा, कुछ एक्सपेरिमेंट फील नहीं होगा। दिन के टाइम में हम एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। हम लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर आपको कोई लड़का ये कहे कि हम जो किसी होटल में खाने गए, वहां पे जो रोटी खिलाया ना सर, वो रोटी है ना सर चावल का नहीं था, वो किसी और चीज का था सर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे है ना, आपको जो खिलाया गया वो पॉलिश राइस का था, या मान लीजिए था कि आपको मैदा खिला दिया गया। मैदा में सर क्या होता है, स्टार्च कम होता है और पॉलिश सब्सटेंस ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि आपको ये एक यहाँ पे स्टार्च है या नहीं है, इसका तुम पता लगा सकता है। जो आपको होटल में रोटी या तंदूरी खिला रहा है, वो आपको गेहूं का बना हुआ है या किसी और चीज का बना हुआ है, आप पता लगा सकते हैं। या यूं कहे कि वो चीज स्टार्च का बना हुआ है या किसी और चीज का बना हुआ है, आप पता लगा सकते हैं जी। टॉपिक नया आ चुका है जिसका नाम क्या है, स्टार्च टेस्ट, है ना। स्टार्च टेस्ट, है ना। स्टार्च टेस्ट क्या होता है सर, कि सर हम लोग पता लगाते हैं आपको स्टार्च है या नहीं। तो स्टार्च एक्चुअली में कैसा होता है, एक्चुअली में ये व्हाइट कलर का होता है। आप लोग आटा जो देखे हुए वो कुछ नहीं है, वो एक स्टार्च ही है सर। और लेकिन वही जगह पे तुमको कहोगी क्या, हाँ मेरे पास एक सैंपल आ गया, मान लीजिए हम एक आटा लेके आते हैं, और एक बार ने बच्चे को जो दूध नहीं दिया था, लैक्टोज पाउडर भी व्हाइट होता है जी, देखे हो ना, दोनों व्हाइट ही होता है। दूध बनाने, आर्टिफिशियल दूध बनाने वाला पाउडर व्हाइट है, और ये भी पाउडर व्हाइट। हम कहे भाई तुम खाना मत, दोनों में जहर भी हो सकता है, या एक समझा रहा नाम क्या बना, दो है ये, ठीक है। हम कहना चाहे भाई तू साबित कर दो इस दोनों में से कौन एक स्टार्च है। हम इतना हिंट्स दे दिए हैं कि दोनों सैंपल में से कोई एक स्टार्च है जी, ठीक है। मान लो एक ढेर यहाँ रखे हुए हैं, एक ढेर यहाँ रखे हुए हैं, अब इस दोनों में से तुमको साबित करना कि भाई कौन स्टार्च है। एक्चुअली में स्टार्च दोनों व्हाइट होता है। यहाँ पे लैक्टोज पाउडर जो देखोगे, बच्चे को जो दूध नहीं बनाया जाता, आर्टिफिशियल मिल्क, लैक्टोज पाउडर वो भी व्हाइट होता है। और ये भी सर क्या होता है सर, आपको व्हाइट होता है जी। लैक्टोज का भी फॉर्मूला बताया था ना जी, स्टार्च का फॉर्मूला देख रहा ना, कितना अंतर है जमीन आसमान का। मुद्दा ये है कि सर आप कैसे समझ गए लैक्टोज है ये स्टार्च है सर। तो आयोडीन का सोल्यूशन डालो, आयोडीन का सोल्यूशन इसमें डालो, आयोडीन का सोल्यूशन इसमें डालो, तो सर जिसमें स्टार्च होगा ना वो ब्लू कलर का हो जाएगा। स्टार्च क्या हो जाएगा सर, आपको ब्लू कलर का हो जाता है। देखो हम फिर से लिख देते हैं, स्टार्च को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये कैसा बन जाता है, स्टार्च I2 बन जाता है सर। और स्टार्च I2 जो होता है ये कैसा दिखता है, ये ब्लू कलर का दिखता है सर। लेकिन ये नहीं होगा जी, कल हम क्लास में साबित कर देंगे दिन में 10 बजे वाला एक्सपेरिमेंट में। लैक्टोज पाउडर जो देखते हैं ये ब्लू नहीं होगा, जो साबित करता है सर ये स्टार्च नहीं है जी, ठीक है। तो स्टार्च कैसा हो जाता है सर, आपको आयोडीन के संपर्क में आते ही ब्लू कलर आ जाता है, जिसको हम लोग स्टार्च टेस्ट कहते हैं सर। मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई स्टार्च टर्न ब्लू, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो तुम्हारा एक लाइन में जवाब होगा, बिकॉज स्टार्च इज हेलिकल फॉर्म। स्टार्च क्या होता है सर, हेलिक्स के जैसा होता है। इसलिए सर जब आयोडीन से नहलाते हैं ना हम, तो आयोडीन इससे फंस जाता है सर। आयोडीन फंसने से सर ये पूरा रीजन ब्लू हो जाता है। समझा राजन क्या है, ये पूरा रीजन क्या आ जाएगा, ब्लू हो जाएगा जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी। तो स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, तो सर स्टार्च हेलिक्स रीजन हेलिक्स होने के कारण सर इस हेलिक्स में आयोडीन आपको फंस जाता है, और हेलिक्स में आयोडीन फंस जाता है सर, दैट्स वाई ये क्या हो जाता है, ब्लू कलर का दिखाई देने लगता है। समझा राजीव, मतलब स्टार्च को तुम असल में फील करेगा, ये तुमको जिग जैग दिखाई देगा, इसमें आयोडीन फंसता है, ये ब्लू हो जाता है। कल जब हम लोग मिलेंगे तो सेलुलोज पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे हम लोग, ग्लाइकोजन पढ़ेंगे जी, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ है जी, और इसको किसी को नहीं समझा ना तो कल हम यहाँ से रिवाइज कर देंगे। स्टार्च 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, और स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है वो भी साबित कर देंगे जी, ठीक है। रहने दीजिए यहीं तक, नहीं तो रहने दीजिए, लिप कर दीजिए।